नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन पहुंचेंगे। आपको बता दें कि लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा सहित डीजी सूचना वंशीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन पहुंचेंगे। तो वहीं जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में भी रोड शो का आयोजन किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ाने से लेकर पलायन को रोकने की भी योजनाएं बनाई जाएंगी। विदेशों में भी कहीं जहां से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे, तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं। और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है। चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएं और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएं। तो लगातार आपको बता दें, देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। आपको बता दें कि लंदन में 25 से 28 सितंबर तक मुख्यमंत्री धामी के साथ ही साथ कई अधिकारीगण भी पहुंचेंगे। उसके अलावा कई सचिव मुख्यमंत्री धामी के साथ इस यात्रा में होंगे। पहला रोड शो वहां पर किया जाएगा इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए। और इसी खबर पर देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारी कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि लंदन यात्रा के लिए भी तमाम लोग मुख्यमंत्री के साथ लंदन पहुंचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट समिट की बात की जाए तो दिसंबर माह में इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है और इसको लेकर धरातल पे सरकार दिख रही है। शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हो, इस बार जो 2.5 लाख करोड़ का जो टारगेट रखा गया है सरकार की ओर से, वो पूरा हो सके। और इसी के तहत इंटरनेशनल लेवल पर भी अब उत्तराखंड जाएगा, जिसमें लंदन में रोड शो हो सकता है। 25 से 28 सितंबर तक जो मुख्यमंत्री है वो वहां पर पहुंचेंगे। साथ साथ जो सचिव है मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, तमाम जो बड़े शासन के पदाधिकारी होंगे वो वहां पर जाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ मोर्चा संभालेंगे खुद मुख्यमंत्री धामी। जिस तरह से हमने देखा है कि 2-3 महीने में जिस तरह से मुख्यमंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर, लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार जो इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है कि वो उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो टूरिस्ट है। ऐसे में जो इंटरनेशनल लेवल के एंटरप्रेन्योर है या फिर कहा जाए जो निवेश करता है वो उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट की तरह क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 2 लाख से अधिक 20 लाख माफ कीजिएगा 20 लाख नौकरियां इस इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से जो राज्य के लोग हैं उन्हें दिया जाएगा। साथ साथ जो ये 25 से 28 सितंबर तक रोड शो रहेगा, इसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के इन्वेस्टर है लंदन में जो रहते हैं, कहीं भारतीय भी लंदन में रहते हैं, ऐसे में उन्हें भी अट्रैक्ट किया जाएगा कि भारत में आके इन्वेस्टमेंट किया जाए। साथ साथ 16 और 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई भी जा सकते हैं और अबू धाबी में भी रोड शो का प्रस्तावित है। ऐसे में जो दुबई और साथ साथ लंदन है वहां पर मुख्यमंत्री अपना झंडा गाड़ सकते हैं और जो प्रदेश है उसे विकास की ओर ले जाने की अच्छी रणनीति
कह सकते हैं। जी बिल्कुल तुषार, तो जिस तरह से यहाँ पर जानकारी ये मिली कि लंदन के बाद अबू धाबी और इसके अलावा दुबई में भी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, निवेशकों से बातचीत करेंगे। निवेशकों के लिए और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जिस तरह से उत्तराखंड में तैयारियां मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही हैं, यदि हम धरातल पर देखें तो निवेशकों को आकर्षित करने की जो बात हो रही है, उसके लिए उत्तराखंड में धरातल पर क्या कुछ ऐसा है जो बदला जा रहा है जिसकी वजह से उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए और तमाम योजनाएं जो हैं जो युवाओं के लिए शुरू करने की बात की जा रही है, जो प्रोजेक्ट्स शुरू करने की बात की जा रही है, उनके लिए किस तरह से उन प्रोजेक्ट्स को आसान बनाने के लिए धरातल पर काम चल रहा है? देखिए, धरातल की बात की जाए तो लगातार जो शासन के अधिकारी हैं, चाहे सचिव स्तर पर हो, सभी बैठकें के दौर ले रहे हैं कि किस तरह से हम विभागों की विभिन्न जो नियम चल रहे हैं उनको हल्का सा बदलाव किया जा सके, ताकि जो एनवायरनमेंट है वो भी बचा रह सके और साथ साथ जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी आसानी हो कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके उत्तराखंड में। और इसके लिए तमाम शासन तौर पर कहा जा सकता है कि तैयारियां चल रही है। खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से कि इन्वेस्टमेंट जो समिट है उसका स्वरूप रहेगा। करीब 2.5 लाख करोड़ का इनका पूरा कहा जा सकता है कि टारगेट है। टारगेट बहुत कहा जा सकता है बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये पॉसिबल हो सकता है कि हम ये टारगेट अचीव कर सके। और ऐसे में जो खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है। कल भी जो रियल स्टेट के इन्वेस्टर्स हैं उनसे बातचीत करी मुख्यमंत्री ने, कल बड़ी बैठक ली है। साथ साथ कल मुख्यमंत्री दिल्ली भी जा रहे हैं। ऐसे में एक वहां भी देखा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर किस तरह से वहां पर बातचीत करेंगे, कि किस तरह से वो जो इन्वेस्टमेंट है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, चाहे वो टूरिज्म को लेकर, क्योंकि यहाँ पर औली में कहा जाता है कि विंटर्स गेम्स होते हैं, साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स के माध्यम से अत्यधिक होता है कि फील्ड खोली जा रही है कि स्पोर्ट्स जो पैराग्लाइडिंग जैसे जो स्पोर्ट्स है उन्हें खोला जाए ताकि जो टूरिज्म है वो बढ़ सके। रिजॉर्ट खोले जाएंगे या फिर कहा जा सके कि स्वास्थ्य के, शिक्षा और इनके माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है कि यहाँ की पहाड़ों की शिक्षा के माध्यम में, अगर स्वास्थ्य के माध्यम में करें, काफी कमजोर है। अगर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो काफी कहीं ना कहीं सरकार को भी मदद मिलेगी और साथ साथ नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी जो नए युवा हैं उन्हें मिलेगी। और साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर वहाँ पर पैसा लगाएंगे तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, वो बहुत मजबूत होगी अगर प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर लगाता है। तो लोगों साथ साथ उत्तराखंड का विकास भी इसमें देखा जा सकता है और साथ साथ जो युवा है उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि जो राज्य के लोग होंगे उन्हें 75% जितने भी राज्य के लोग होंगे उन्हें उसमें नौकरी दी जाएगी। तो 20 लाख जो युवा है उनका लक्ष्य रखा गया है कि जो अगर इन्वेस्टमेंट समिट में अगर ये टारगेट पूरा होता है 2.5 लाख करोड़ का, तो अगर 20 लाख युवाओं को उत्तराखंड की नौकरी मिलने जा रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इनिशिएटिव कह सकते हैं सरकार की तरफ से। और धरातल में बात की जाए तो मुख्यमंत्री खुद ही फ्रंट फुट पे है। लगातार जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर निवेश करता है उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं कि उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करें ताकि जो यहाँ की शिक्षा है, यहाँ का स्वास्थ्य है और साथ साथ जो युवा है उन्हें नौकरी मिल सके, साथ साथ जो यहाँ बेहतर व्यवस्था हो सके वो उसके लिए उत्तराखंड अग्रसर है। जी बिल्कुल तुषार, तो जिस तरह से यहाँ पर आपने जानकारी दी है कि आइस स्पोर्ट्स की बात करें या उत्तराखंड में होने वाले तमाम तरह के ऐसे स्पोर्ट्स जो टूरिज्म के साथ ही साथ लोगों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दे सके, जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो कई बार स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी नाम आता है और बहुत बड़ी समस्या जो कई बार लोग फेस करते हैं इन्वेस्टर्स की यदि खासतौर पर बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को क्लियर कराने को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर क्या कुछ, क्योंकि एडवाइजरी मीटिंग अधिकारियों के साथ यहाँ पर की गई है, तो उसको आसान बनाने के लिए राज्य की तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव निकलकर सामने आ रहे हैं, कैसे इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा? देखिए, शासन तौर पर अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह मैंने पहले बताया कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। विभिन्न विभागों से जो बड़े पद के अधिकारी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से जो विभागों के नियम है उसे निवेशकर्ताओं के लिए थोड़ा आसान बनाया जाए। और ऐसे में लगातार थोड़े नियमों को कमजोर किया जा रहा है ताकि जो निवेश करता है वो लगातार यहाँ पर निवेश कर सके, उनके लिए थोड़ी आसानी हो सके। पेपर वर्क में भी लगातार क्योंकि निवेश करता है, ये देखा गया है कि जब निवेश करते हैं तो काफी पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में
सरकार का ये टारगेट भी रहना चाहिए, जो निवेश करता है उनको आसानी हो निवेश करने में। टूरिज्म की आपने बात करी, तो टूरिज्म में पैराग्लाइडिंग जैसे आइस स्केटिंग और स्केटिंग की बात की जाए, जो पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि बर्फबारी भी पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, ऐसे में जो आधुनिक स्पोर्ट्स है, या फिर कहा जाए जो स्पोर्ट्स पूरे देश भर में मुश्किल से देखने को मिलते हैं, वो उत्तराखंड का हॉटस्पॉट बन सकते हैं आने वाले टाइम पे। जैसे आइस स्केटिंग हो गई, या फिर स्केटबोर्ड, स्नो स्केटबोर्ड हो गया। तो इस तरह के जो आने वाले जो उत्तराखंड हो सकते हैं, टूरिज्म में अगर हम बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं जो, क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जिसमें टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो ऐसे में मुख्यमंत्री है वो इसी पे फोकस कर रहे हैं फिलहाल की जो टूरिज्म है उसके जी उस पे बढ़ावा दिया जाए। जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में स्थित 117 मदरसों में भी संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। ये जानकारी खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं। इसमें अन्य विषयों के साथ ही साथ संस्कृत शिक्षा भी शामिल है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, अगर यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी। अब मुस्लिम समाज के लोग भी बदलना चाहते हैं। मदरसों में अपग्रेडेशन के तहत लोग खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लड़की रजिया सुल्तान ने संस्कृत में पीएचडी की है। हमने तय किया है कि अब जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हैं, उन 117 मदरसे में हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं। तो उस एनसीईआरटी के सिलेबस में एक संस्कृत की बुक भी है, एक किताब संस्कृत की भी है। तो मुझसे पत्रकारों ने पूछा तो क्या संस्कृत भी पढ़ाएंगे, तो हमने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे। हम अरबिक भी पढ़ाएंगे और अरबिक के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे। और हमारा देवभूमि उत्तराखंड में नहीं पढ़ाई जाएगी संस्कृत तो कहाँ पढ़ाई जाएगी। मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे, अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपनी बोली को समझेंगे। और हम अरबी सीख सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम इंग्लिश सीख सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम दूसरी भाषाएं सीख सकते हैं, चाइनीज सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, तो हम संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते। बिल्कुल संस्कृत सीखेंगे, मेरे बच्चे बच्चियां सब कुछ सीखेंगे। दुनिया में अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है अब खुले पर मिलने जा रहे हैं मेरे बच्चों को मॉडर्न मदरसों के रूप में। हम मदरसों को हाईटेक बनाने जा रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर बच्चों की पढ़ाई होगी और मेरे बच्चे अब सब कुछ पढ़ेंगे। देहरादून सतत विकास लक्ष्य अवार्ड 2022-23 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। बता दें कि कार्यक्रम नियोजन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। इस दौरान सतत विकास लक्ष्य क्षेत्र में कार्य करने वाले तमाम समाज सेवियों को सीएम धामी ने सम्मानित भी किया। साथ ही सचिव मीनाक्षी सुंदरम सहित प्लानिंग डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारीगण इस मौके पर मौजूद रहे। देहरादून में विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बता दें कि बैठक में मंत्री ने कहा कि जैव विविधता के क्षेत्र में हमें व्यवहारिकता भी लानी होगी, जिसमें संकट उत्पन्न प्रजातियों को बचाने के साथ ही साथ हर्बल फार्मिंग को बढ़ावा देकर किसानों की आजीविका बढ़ाने के साथ जड़ी बूटियों को संरक्षित और संवर्धित करने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वन पंचायतों के माध्यम से जनमानस में आजीविका से जोड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम किए जाए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में जैव विविधता संरक्षण को लेकर लगभग 7,991 समितियां बनी हैं, जिनमें से 1,620 समितियों का ही रजिस्टर किया गया है। उन्होंने वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड को अन्य समितियों को भी रजिस्टर करने की बात कही है। आज बायोडायवर्सिटी बोर्ड की एक समीक्षा बैठक मैंने ली, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी के अलावा मेरे एडवाइजर भी इस मीटिंग में थे। और एक बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा एक अपना जो वर्किंग प्लान है, जो उन्होंने प्लान बनाया, उसको लेकर के चर्चा हुई। देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके अलावा नगर निगम भी जिम्मेदारी रखता है, जिस पर सफाई के अलावा फॉगिंग और छिड़काव करने का जिम्मा है। डेंगू के लिहाज से जो इलाके हॉटस्पॉट बने हुए हैं, वहां कहीं न कहीं सरकारी निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। जहां पानी रुक रहा है, वहीं डेंगू फैलने का खतरा बढ़ जाता है। शहर में डेंगू के शुरुआती मामले में भी ऐसी जगह सामने आई है जहां निर्माण कार्यों की वजह से पानी रुका रहा है।
लक्खीबाग, रेसकोर्स, पथरीमार्ग, धर्मपुर, हरिद्वार रोड सहित कुछ अन्य इलाकों में पानी भरे होने के चलते डेंगू की बीमारियां ज्यादा बढ़ी हैं। डेंगू के लिए हमारे हर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों और या हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जांच की सब सुविधाएं हैं। और अगर किसी को किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत है या कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो हमारा जो एक कंट्रोल रूम बना हुआ है स्मार्ट सिटी IT पार्क में, वो 24/7 हमारा वो काम कर रहा है। वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, लोग वहाँ कॉल कर रहे हैं अपने आप। तो ये जो कॉल सेंटर का जो नंबर है वो सब जगह हमने चस्पा कर रखे हैं। हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी पेशेंट जा रहे हैं, डेंगू के पेशेंट, अगर किसी को प्लेटलेट से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उनको डोनर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। या कोई ओवर रेटिंग हो रही हो, जैसे डेंगू के हम लोगों ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें कि रेट फिक्स करे गए हैं, तो उससे अगर कोई ओवर रेटिंग करता है तो भी उनको उनकी समस्याएं सुन के उनके पैसे वापस करवाए जा रहे हैं। सबका मकसद एक ही है कि डेंगू पे हर हाल पे जो है नियंत्रण करना है। और जो विभागों की हीला हवाली है, जो हमारे स्मार्ट सिटी वाले काम कर रहे हैं, हमारे PWD वाले काम कर रहे हैं, जिन्होंने गड्ढे खोद दिए हैं, पानी भर रहा है, जनता उसमें परेशान हो रही है, लार्वा उसमें पनप रहा है। तो इसलिए जो है जितने विभागों के जहाँ जहाँ कोई कमियाँ मिली हैं तो उनके चालान किए गए हैं। आज शाम को मैंने 4 बजे उनको यहाँ बुलाया है और उनको फिर कहा जाएगा कि अगर आप चेते नहीं तो हम आपसे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जनता को हम धोखा नहीं दे सकते। जैसे मैं पहले भी बताया है कि 2 तरह से इस पे काम होता है। एक तो कि बिल्कुल प्रिवेंशन हो, लोगों में प्रचार प्रसार हो, और जितने भी घर हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे लोग स्वयं ही अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हो गई जहाँ नाले हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, पब्लिक प्लेसेस में हो रहा है, वहाँ पे फॉगिंग की व्यवस्था और लार्विसाइडिल का स्प्रे। तो लार्विसाइडिल का स्प्रे अब चल रहा है और इन्होंने टीम बनाई है। पूरे शहर को 12 जोन में इन्होंने डिवाइड किया है नगर निगम ने, और डेली ही ये कार्यवाही चल रही है जगह जगह जहाँ भी वाटर लॉगिंग की समस्या है। अगली खबर देहरादून से है, जहां डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 4 दिन का महाअभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार के निर्देश पर यह महाअभियान शुरू किया गया है। वहीं उन्होंने सभी अफसरों से VC माध्यम से इसकी योजना रिपोर्ट तलब की है। साथ ही साथ जानकारी के मुताबिक शहर के 24 हाई रिस्क वार्डों में डेंगू की रोकथाम के लिए वहां अभियान चलाया जा रहा है, जहां फॉगिंग आदि अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देहरादून में मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि मौसम की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 दिनों तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया था। वहीं प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। उत्तराखंड पुलिस का अपराधियों और माफियाओं पर अंकुश लगाने का विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। बता दें कि 2 माह का विशेष अभियान है, जो कि 1 अगस्त 2023 से शुरू किया गया। तो वहीं पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत अब तक 1 महीने में कुल 101 अभियोग पंजीकृत कर 219 अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। साथ ही बताया कि उत्तराखंड पुलिस ने 1 जनवरी 2021 से अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है, जिसमें कुल 2320 अभियोग पंजीकृत कर 4222 अभियुक्तों पर वैधानिक कार्रवाई की गई। 1 अगस्त से ऑपरेशन प्रहार चलाया था और 1 महीने में हमने 219 भू माफिया एवं अन्य तरह के माफिया लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। हमने एक डाटा इकट्ठा करवाया है कि 1 जनवरी 2021 से कितनी इस तरह के लोगों पे कितनी कार्रवाई हुई है। तो उस डाटा के अनुसार जो है पिछले लगभग 2.5 साल प्लस में 4,222 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। देहरादून में मेयर सुनील उनियाल गामा के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें सड़कों के गड्ढों व निर्माण कार्यों के द्वारा हुए गड्ढों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि मेयर ने शहर में जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके द्वारा गड्ढों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि गड्ढों में जमा पानी से ही डेंगू का मच्छर और लार्वा पनपता है। साथ ही साथ बता दें कि निरीक्षण के दौरान ये भी पाया गया कि जहां निर्माण कार्य हो रहा है वहां डेंगू का मच्छर ज्यादा पनप रहा है। तो वहीं इसको लेकर बीते दिनों शहर में भी निर्माण कार्य कर रहे विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया और शहर में किए गए गड्ढों को भरने के आदेश दिए गए।
जितने हमारे शहर में जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं, सबको कहा गया है कि जहां आपने खुदाई कर रखी है, जहां गड्ढे हैं, उनको तत्काल भरें। डेंगू का जो लार्वा है वो गड्ढों में, साफ पानी में जो है, क्योंकि जो जहाँ गड्ढे होते हैं और पानी वहाँ जमा हो जाता है तो वहाँ जो है लार्वा अधिक पनपता है। अभी जो हमारा 3 दिन पहले जो हमारे अधिकारियों ने एक सर्वे किया है, जिसमें हमारे गोपाल बिनवाल जी गए थे, तो उन्होंने देखा है कि जहाँ जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ वहाँ ये अधिक जो है लार्वा पनप रहा है। हरिद्वार में सेवा आयोजन विभाग के द्वारा 22 सितंबर से बड़े रोजगार मेले का आयोजन कराया जाएगा। बता दें कि रोजगार मेले में आईसीसी, पतंजलि, जेसी, कई बड़ी कंपनियों की 1,500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। ये रोजगार मेले का आयोजन हरिद्वार के SMJN PG कॉलेज में रखा जाएगा। तो वहीं जिला सेवा आयोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड सभी अभ्यर्थी रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकेंगे। साथ ही NCS पोर्टल पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट भी रोजगार मेले में पहुंचकर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जिला सेवा आयोजन अधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि रोजगार मेले के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिससे ज्यादा युवक और युवतियों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। इसके लिए तिथि 22 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है और इसका जो कार्यक्रम स्थल होगा वो है SMJN PG कॉलेज रानीपुर हरिद्वार होगा, जिसके लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। इसकी या आसपास के जनपद के जो बेरोजगार युवक युवती हमारे जो उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी हैं, उनको रोजगार देने के लिए विभाग भरसक प्रयास करेगा कि अधिकतम संख्या में हम लोग वित्तीय प्रदान कर पाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।